नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल तीर तर्कश। मैं घनश्याम बादल हाजिर हूं आपकी अदालत में एक नए और ज्वलंत मुद्दे के साथ। 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव का मतदान हो गया था। वहां पर लगभग 60%, यदि आंकड़ों की बात करें तो 59.44% मतदान हुआ। और इस बार के चुनावों की खास बात यह रही कि बांग्लादेश की महिलाएं भारी संख्या में वोट डालने के लिए बाहर निकलकर आई। यदि हम बांग्लादेश के हालातों पर एक नजर डालें, थोड़ा पलट कर देखें, तो हमें पता चलता है कि किस तरह 2 अगस्त 2024 में वहां की शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हो गया था। एक छात्र आंदोलन के चलते हुए शेख हसीना को न केवल त्याग पत्र देना पड़ा था, बल्कि वहां से भागकर भारत में शरण भी लेनी पड़ी थी। और अभी तक भी वे एक शरणागत वाली ही जिंदगी जी रही हैं भारत में। उधर उनके खिलाफ आक्रोश रंग लाया और वहां पर मोहम्मद यूनुस को वहां का चीफ एडवाइजर यानी मुख्य सलाहकार बना दिया गया। वे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। उनको जिम्मा दिया गया था कि 2 साल के अंदर उन्हें बांग्लादेश के चुनाव कराने हैं, और ये चुनाव कराने में वे कामयाब हुए। छुटपुट हिंसा की बातों को छोड़ दें तो बांग्लादेश का मतदान काफी शांतिपूर्ण रहा और 13 फरवरी से वहां के चुनावों के परिणाम सामने आने शुरू हो गए। हालांकि बांग्लादेश की सरकार की अधिकृत वेबसाइट पर इन परिणामों के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन चुनाव आयोग की सूचनाओं और सोशल मीडिया के मंचों के अनुसार वहां पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ है। बांग्लादेश की असेंबली में कुल मिलाकर 299 सीटें हैं। इनमें से 2 सीटों का चुनाव स्थगित कर दिया गया था। इस तरीके से 297 सीटों पर यह चुनाव हुआ। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जिस भी पार्टी को 150 सीटें प्राप्त होती या जिस गठबंधन को 150 सीटें प्राप्त होती, वह बांग्लादेश में सरकार बनाने में कामयाब हो जाता। काफी अंदेशे थे, काफी ऊहापोह की स्थिति थी और पहले ऐसा लग रहा था कि छात्र आंदोलन एनसीपी नेशनल सिटीजन पार्टी, जो कि नाहिद इस्लाम के नेतृत्व में बनी थी, और जमात इस्लामी का गठबंधन, ये लोग कुल मिलाकर 11 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। और इस प्रकार के अनुमान लगाए जा रहे थे कि शायद इस गठबंधन को बांग्लादेश में सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त होंगी। हालांकि भारत के लिए यदि ऐसा हो जाता तो चिंता का सबब था और ऐसे में बांग्लादेश कट्टरतावाद के शिकंजे में फंस सकता था। जो हाल पाकिस्तान के हो रहे हैं, उससे भी बुरा हाल उसका ऐसी हालत में हो सकता था। लेकिन बांग्लादेश की समझदार जनता ने सोच समझकर फैसला लिया और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को प्रचंड बहुमत देकर के विजयी बनाया। अभी तक जो सूचनाएं मिल रही है उनके अनुसार बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जिसने कि तारिक रहमान, जो जियाउर रहमान और बेगम खालिदा जिया के बेटे हैं, और लगभग 18 साल के निर्वासन के बाद अभी 2025 दिसंबर में ही बांग्लादेश लौटे। उनकी मां का भी निधन अभी दिसंबर के महीने में ही हुआ। इससे पहले तारिक रहमान राजनीति में प्रवेश कर चुके थे। उस समय उन पर गंभीर आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के। हवा भवन, जो कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का मुख्यालय है, उसमें उन पर घोटाले के आरोप लगे और उस समय कहा जाता था कि तारिक रहमान अपनी मां खालिदा जिया के समांतर अलग तरीके से सरकार चला रहे थे। इस मामले में उनको सजा भी हुई और वे 18 महीने तक जेल में रहे। उसके बाद 2008 में वे लंदन चले गए परिवार के साथ एक समझौते के तहत कि वे राजनीति में प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन परिस्थितियां पलटी और अभी तक 2 बेगमों के बीच में फंसा हुआ बांग्लादेश, मैं एक बार आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 1991 से लेकर 2024 तक बांग्लादेश में एक एक करके कभी खालिदा जिया और रहमान तो कभी शेख हसीना सत्ता में रही।
तो 35 साल के बाद बांग्लादेश को पहला पुरुष प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है तारिक रहमान के रूप में, इस बात की प्रबल संभावना है। एक बार फिर लौटते हैं चुनावों की ओर। इन चुनावों में बांग्लादेश की जनता ने तारिक रहमान की पार्टी और जिन दलों के साथ उनका गठबंधन था, इस गठबंधन को 299 में से 213 सीटें दे दी हैं, यानी 2/3 से ज्यादा का बहुमत। जबकि जमात इस्लामी के खाते में 74 सीटें ही आ पाई हैं। 3 सीटें उसके सहयोगी दलों के साथ भी हैं। कुल मिलाकर ये आंकड़ा ज्यादा से ज्यादा 77 का होता है। बाकी बचे हुए दलों को 7 सीटें मिल पाई हैं, यानी किसी भी प्रकार से अब बीएनपी को, बांग्लादेश नेशनल पार्टी को वहां सरकार बनाने में कोई दिक्कत, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। और जिस बात की प्रबल संभावना है, पहले से ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने तारिक रहमान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि वे बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। हालांकि इन चुनावों की विश्वसनीयता पर भी शेख हसीना और जमाते इस्लामी के अध्यक्ष डॉक्टर शफीकुर रहमान ने शंका जताई है। उन्होंने इसे बेईमानी का चुनाव करार दे दिया है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग तो पहले ही चुनावों की दौड़ से बाहर कर दी गई थी, जबकि डॉक्टर शफीकुर रहमान और साथ ही साथ नाहिद इस्लाम, जिनके नेतृत्व में छात्र आंदोलन चला था, वे मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और उम्मीद थी कि उन लोगों को भारी बहुमत मिलेगा, लेकिन परिणाम चौंकाने वाले रहे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने अब बांग्लादेश की सत्ता पर कब्जा कर लिया है। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के लिए यह खबर थोड़ी सी राहत देने वाली हो सकती है, क्योंकि यदि जमात इस्लामी सत्ता में आता तो फिर भारत के लिए ज्यादा मुश्किलें आ सकती थी। हालांकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जब जब इसके हाथ में सत्ता रही, चाहे इसके संस्थापक जनरल जियाउर रहमान रहे, जो 4 साल 1977 से 1981 में जब उनकी हत्या कर दी गई थी, वे देश के राष्ट्रपति रहे, और बाद में 1996 से 2001 तक बेगम खालिदा जिया वहां की प्रधानमंत्री रही। तब भी भारत के लिए कोई बहुत अच्छे समाचार वहां से नहीं रहे और बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन की तरफ झुका हुआ नजर आया। लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि क्योंकि एक लोकतांत्रिक पार्टी सत्ता में आई है, उसने देश के हालात देखे हैं, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वे पूर्वाग्रह को छोड़कर भारत के साथ खासतौर पर अच्छे रिश्ते निभाएंगे। तारिक रहमान 2 सीटों से चुनाव लड़े थे और दोनों से उन्होंने चुनाव जीत लिया है। नाहिद इस्लाम को भी विजय मिली है केवल 2000 वोटों से, लेकिन उनकी पार्टी को केवल 6 सीटें ही मिल पाई हैं। जहां तक हम बात करते हैं बांग्लादेश नेशनल पार्टी की, तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने वहां की जनता से काफी वादे किए हुए हैं। उनका वादा खास तौर पर महिला सशक्तिकरण का रहा और शायद इस वादे ने महिलाओं को, जो इससे पहले शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के साथ जाया करती थी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के पक्ष में जमकर मतदान किया। उन्होंने महिलाओं से जहां मुफ्त ग्रेजुएशन तक की शिक्षा का वादा किया है, वहीं हर महिला को फैमिली कार्ड देने का भी वादा किया हुआ है। इसके साथ साथ ही तारिक रहमान ने उदारतावादी नीतियों पर चलने की बात की है। साथ ही साथ प्रशासनिक सुधार, बेरोजगारी से लड़ना, भ्रष्टाचार पर वार करना और पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंधों की भी बात तारिक रहमान कह करके सत्ता में आने जा रहे हैं, या कहिए लगभग सत्ता में आ गए हैं। तो उम्मीद करें कि आने वाले समय में बांग्लादेश जल्द ही एक बार फिर से भारत का सबसे अच्छा, सबसे नजदीकी दोस्त बनकर अपने विकास का रास्ता खोल देगा। लेकिन साथ ही साथ भारत की सरकार को भी इस बात पर ध्यान देना होगा कि अब बांग्लादेश में एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, तो वहां पर अब उसे बड़े भाई का रोल नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ बांग्लादेश को एक अपने से कम हैसियत वाला देश मानने की भूल भारत को नहीं करनी है।
बल्कि आगे बढ़कर बांग्लादेश की तरफ सहयोग का यदि हाथ बढ़ाया जाएगा तो फिर भारत जिस तरीके से पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल या चीन के साथ उसके संबंध बिगड़ जा रहे हैं, तो बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध बनाकर उन मिले हुए उस घाटे की भरपाई कर सकता है। अभी तो है थोड़ा सा असमंजस, अभी कह नहीं सकते, मन में चल रही है कशमकश, लेकिन आप देखते रहिए चैनल तीर तर्कश।